नमस्कार, मैं अजीत कर्ण आपके अपने चैनल कथा सागरिका में पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की हमारी कहानी रेत का पुल, इसको मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ। इधर बीच में त्योहारों की वजह से हमारे आपके बीच में कुछ समय बीत गए, किंतु यह एक नई कहानी को लेकर आपके सामने आया हूँ। यह कहानी भारत देश के राष्ट्र निर्माताओं को समर्पित है, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जयंती हमने पिछले 31 अक्टूबर को मनाया, उनके लिए यह विशेषकर है। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, किंतु पात्रों की गोपनीयता को बरतने के लिए हमने उनके नामों को बदल दिया है। यह कहानी आज से करीब 45-50 साल पुरानी है। कहानी की पृष्ठभूमि बिहार की है और घटना जहानाबाद औरंगाबाद क्षेत्र की है मुख्यतः। अब हम आते हैं कथा के मुख्य पात्र की ओर। हमारे मुख्य पात्र शेखर जी एक मेधावी छात्र थे। बचपन में ही, जब ये काफी छोटे थे, उसी समय एक दुर्घटना में इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। शेखर जी और उनकी बहन, इनको उस समय संयुक्त परिवार के होने के कारण परिवार के अन्य लोगों ने इनका पालन पोषण एवं भरण पोषण किया। उन लोगों के ही घर में चाचा और बड़े पिताजी के संरक्षण में इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। परिवार एक आदर्शवादी था। शिक्षा इनका मुख्य उद्देश्य होता था। शिक्षा के बिना किसी के लिए इनके घर में कोई स्थान नहीं था। शिक्षित होना, अनुशासित होना, संस्कारित होना परिवार की, यूँ कहें तो परिवार की यह पहली रिक्वायरमेंट होती थी। इसके बिना परिवार में किसी को भी परिजन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। तो ऐसे ही परिवार में शेखर जी पले बढ़े थे। अच्छी शिक्षा मिली थी, अनुशासित थे। इसके बाद इन्होंने अच्छे अंकों से मैट्रिक और पुनः इंटर की परीक्षा पास की थी। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद, चूंकि अच्छे नंबरों से पास किया था, तो इन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उन दिनों एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद इन्हें अपने ब्रांच को चूज करना था। तो इन्होंने ब्रांच का चयन करते समय जो उस समय का की परिपाटी थी, सिविल इंजीनियरिंग को चुना। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी इन्होंने बड़े अच्छे नंबरों से पास किया और एक मेधावी छात्र होने के नाते पास करते ही इन्हें बिहार इंजीनियरिंग सेवा में नौकरी मिल गई। इन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी मिली। इनका पदस्थापन सड़क एवं पुल निर्माण विभाग में हुआ। आरंभ में इनकी पोस्टिंग पटना स्थित मुख्य कार्यालय में हुई। वहाँ इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, कार्यालय का काम कैसे होता है। वहाँ रहते रहते इन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों का दिल जीत लिया। असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। बाद में धीरे धीरे इनकी पदोन्नति होते होते ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बनने के बाद लोगों ने कहा, तुमने बहुत दिन मुख्य कार्यालय में काम किया है, अब तुमको क्षेत्रीय स्तर पर जाकर काम करना पड़ेगा। तो इनको एक कठिन क्षेत्र मिला, जहानाबाद औरंगाबाद क्षेत्र में। वहां इन्होंने पदस्थापन कर लिया। इस बीच हम जिसे बोलना छोड़ दिए, नौकरी मिलने के बाद इनकी एक अच्छे घर में शादी हुई। इनकी शादी जिस घर में हुई, वे भी बड़े अनुशासित और शिक्षित लोग थे। इनकी पत्नी भी सुंदर तो थी ही, बड़ी सुशिक्षित, सुशील, किंतु साहसी स्त्री थी। इन लोगों का जीवन बड़े आराम से कट रहा था। विवाह के पर्यंत इनको 3 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये छोटे छोटे बच्चे थे और
सारे परिवार मिलकर एक साथ ही रहते थे। ट्रांसफ़र होने के बाद ये सब अप जहानाबाद क्षेत्र में एक किराए के अच्छे से मकान में लेकर रहने लगे। शेखर जी के कार्यालय में आने के बाद कार्यालय का माहौल धीरे-धीरे बदलने लगा। ये एक अनुशासित व्यक्ति थे, तो कार्यालय में भी अनुशासन लाने की पूरी चेष्टा करने लगे। इनके आने के बाद एक जो पहला बड़ा काम आया, इनके क्षेत्र में एक छोटी-सी नदी के ऊपर पुल बनाने का टेंडर निकालना था। इन्होंने बड़े मेहनत करके टेंडर का सारा कागज़ पत्र तैयार किया। टेंडर में बहुत लोगों ने भाग लिया, लेकिन अंत में सफलता उस क्षेत्र के एक नामी-गिरामी ठेकेदार कालू राम को इसका ऑर्डर मिल गया। कालू राम ने ऑर्डर लेने के बाद पूरे कार्यालय में मिठाई बँटवाया और शेखर जी से आकर मुलाकात की। शेखर जी ने कहा, "देख भाई, ये काम तुम्हें मिला है, इस काम को बड़े अच्छे से करना और पुल अच्छे से बनाना।" कालूराम ने कहा, "सर आप निश्चिंत रहें, हम एक अच्छा काम करके देंगे। आप जैसा अभी तक हमारे काम में कहीं कोई दाग नहीं मिला है, आप चिंता मत करें, मैं एक अच्छा काम करके दूँगा।" शेखर जी भी निश्चिंत हो गए। उन्होंने कहा कि काम समय से भी पूरा होना चाहिए। कालूराम ने कहा, "वह भी हो जाएगा।" अब इसके बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है, काल शेखर जी ने कालूराम के काम की निगरानी अपने मातहत अधिकारियों और कार्यालय के बड़ा बाबू के ऊपर छोड़ दिया। कुछ ही दिनों के बाद जब इनका समय पूरा होने वाला था पुल बनाने का, उससे कुछ ही समय पहले कालूराम आकर शेखर जी को कहा, "सर, पुल बन चुका है, अब मेरा बिल पास करवा दीजिए।" तो शेखर जी ने कहा, "चलो ठीक है, बिल जमा कर दो बड़े बाबू के पास।" बड़ा बाबू ने अपने तरफ से बिल में जो कुछ भी करना था कर दिया। जूनियर इंजीनियर के पास भेजा, जूनियर इंजीनियर ने असिस्टेंट इंजीनियर, इन सबों के द्वारा होते-होते शेखर जी के पास बिल पास होने के लिए पहुँचा। शेखर जी बिल देखने के बाद बड़ा बाबू को बुलाए कि आपने सब ठीक-ठाक जोड़-घटाव किया है? उन्होंने कहा, "हाँ, सब हुआ है सर, अच्छे से किया है।" "तो पुल का इंस्पेक्शन किसने किया?" बड़ा बाबू ने कहा, "सर वो तो मेरा काम नहीं है, आप जूनियर इंजीनियर से पूछ लीजिए।" जूनियर इंजीनियर को बुला के पूछा कि तुमने पुल देखा है? शुरू में तो वह झूठ बोलने की कोशिश किया, जब कड़ी पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया कि नहीं सर, हमने पुल नहीं देखा है, पुल की काम की कोई निगरानी नहीं की है। सर दरअसल यहाँ का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो जूनियर इंजीनियर से पूछताछ करने के बाद उन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर को बुलाया। असिस्टेंट इंजीनियर ने भी पहले झूठ बोलने की कोशिश की, बाद में उसने भी सच उगल दिया और उसने कहा कि सर, मैं आपको सही बात बताऊं, इस कार्यालय का पूरा नियंत्रण बड़ा बाबू के हाथ में है। किस व्यक्ति को क्या टेंडर मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब वही करता है। इनकी पहुंच पटना स्थित उच्चतम अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों तक है। यह सब मिले हुए हैं सर। बड़ा बाबू सब तय करता है। अगर कोई इधर-उधर हुआ, वह तुरंत ऊपर तक खबर भेज देता है। आप समझ रहे हो कि कालू राम ने सच्चाई के आधार पर इस ऑर्डर को प्राप्त किया है, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे ऑर्डर कालू राम को ही इस क्षेत्र में मिलते हैं, चाहे जो भी हो जाए, और किसी की हिम्मत नहीं है कालू राम के बिल को रोकने की, क्योंकि वह ऊपर तक पैसे पहुंचाता है। इस पर शेखर जी ने असिस्टेंट इंजीनियर से पूछा, "क्या तुमने पुल के काम का निरीक्षण किया है?" बोला, "सर, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसमें जान जाने का खतरा रहता है, इसलिए मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। मेरे भी छोटे बाल-बच्चे हैं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, मैंने आपको सच-सच बता दिया। लेकिन संग में मैं आपको भी एक छोटे भाई के नाते सलाह दूँगा
कि आप भी छोड़ दीजिए सर, यह बहुत खतरनाक आदमी है, बड़ा बाबू भी मिला हुआ है और ऊपर तक पता नहीं कौन-कौन मिले हुए हैं। हम लोगों का की जान चली जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। शेखर जी के लिए यह बड़ा ही कठिन समय था। उन्होंने कहा, "अरे! हम तो ऐसी दीक्षा लेकर आए ही नहीं हैं। हमने जो सीखा है, उसमें अपने कार्यालय के प्रति किसी भी प्रकार का धोखा करना हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है और यह तो देश के साथ धोखा है। उस पुल पर जाने वाले जो भी लोग होंगे, वह तो मर जाएँगे।" इस पर असिस्टेंट इंजीनियर ने कहा, "सर, लोगों को भी पता है, कोई भी इस पुल का इस्तेमाल नहीं करेगा। वह पुल बना है और अगली बारिश तक बह भी जाएगा। सर, मैं आपको सच बताऊँ तो कई बार कागज़ों पे ही पुल और सड़क बन जाते हैं और कागज़ों में ही बाढ़ में बह जाते हैं। इसलिए सर मैं फिर से आपसे निवेदन करूँगा इसकी जाँच-पड़ताल आप ना करें।" लेकिन शेखर जी को यह मान्य नहीं था। उन्होंने बिल रोक दिया। असिस्टेंट इंजीनियर ने कहा कि कालू राम को कहो आके हमसे मिलेगा। कालू राम तक असिस्टेंट इंजीनियर इससे पहले खबर पहुँचाए, कार्यालय के बड़ा बाबू ने उसको सारी बातें बता दी थी, क्योंकि वह तो वही सबसे बड़ा भेदिया और संदेशवाहक था। कालूराम अगले दिन शेखर जी के कार्यालय आ गया, उनसे मुलाकात की। बोला, "सर क्या हो गया? आप पुल निरीक्षण करना चाहते हैं। चलिए हम आपको अपने पुल का निरीक्षण करवा देंगे, आप देख लीजिए, उसके बाद बिल पास कीजिए।" शेखर जी ने कहा, "चलो ठीक है, कब आएँगे?" "ठीक है, कल के ना शाम कार्यालय से निकलने के बाद वहीं आइए, हम आपको दिखाएँगे। आप 4 बजे तक पहुँच जाइए।" शेखर जी ने कहा, "ठीक है, हम लोग 4 बजे तक पहुँच जाएँगे।" शेखर जी अपनी कार्यालय की गाड़ी लेकर अगले दिन शाम 4 बजे तक उस पुल के पास पहुँचे। पुल को ऊपर से देखते ही उनके समझ में आ गया, इस पुल में एक भी लोहे के छड़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना एक भी गिट्टी का इस्तेमाल हुआ है। यह मुख्यतः बालू और कम से कम सीमेंट का उपयोग कर एक ढांचा खड़ा कर दिया गया है। ऊपर से टिपकारी कर दी गई है और अच्छे से रंग-रोगन कर दिया गया है, ताकि फ़ोटो में देखने से लगे कि यह एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत अच्छा पुल है। किंतु इस पुल में कोई भी जान नहीं है। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर इसके ऊपर चला, तो उसके जान जाने का खतरा है। यह सब देखकर शेखर जी का आँख खुला का खुला रह गया। जब ये देख रहे थे, तो उसी समय देखा कि उस पुल के आस-पास कालू राम अपने करीब 100 डेढ़ 100 लोगों को हथियार लेकर चारों तरफ से घेराबंदी करके खड़ा था। सबों के हाथों में बंदूक वगैरह थी। और कालूराम इसी इंतजार में था कि शेखर जी कालूराम को कुछ भी बोल के डांटें या बोलें कि ये पुल एकदम बेकार है और उसी समय कालूराम शेखर जी का काम तमाम कर दे। शेखर जी सारी स्थिति को भांप गए और चुपचाप कुछ भी बोले बिना चुपचाप गाड़ी से ऑफिस आ गए और ऑफिस में से फिर अपनी गाड़ी लेकर अपने घर आ गए। अब पूरी रात यह सो ना सके। यह अपने परिवार और अपना अपना जान जाने दूँ, अपने परिवार को कष्ट में जाने दूँ या देश के साथ गद्दारी करूँ? इनके पास बड़ा ही कठिन समय था। बड़े ही उहा-पोह में ये रात भर करवटें बदलते रहे। कुछ नहीं कर पाने के कारण बड़ी बेचैनी थी। सुबह उठ सोए तो थे ही नहीं तो उठना क्या था? जिस समय उठते हैं उस समय उन्होंने बिस्तर छोड़ दिया, तैयार होकर एकदम भारी मन से बड़े उदासी का भाव लिए कार्यालय चले गए। पत्नी इनकी देखकर उन्हें समझ में आ गया कि यह शेखर जी निश्चित रूप से किसी बहुत बड़े चिंता में डूबे हुए हैं। उनको उचित नहीं लगा कि इनसे पूछें क्या है। उनके समझ में आ गया कि घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, ना तो गाँव पर हुआ है,
निश्चित रूप से कार्यालय में ही कोई घटना घटी है। शेखर जी की पत्नी देखने में सुंदर और एक वीरांगना तो थी ही, नाम भी भवानी था। भवानी ने शेखर जी के ऑफिस जाने के बाद तुरंत ही उनके ऑफिस में फ़ोन लगाया। शेखर जी ऑफिस पहुंच पाते उससे पहले ही असिस्टेंट इंजीनियर को अपने घर बुलाया कि असिस्टेंट सुनो, तुम वहाँ सर को बताए बिना थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ। असिस्टेंट इंजीनियर फटाफट अपनी मोटरसाइकिल से इनके घर आया और असिस्टेंट इंजीनियर ने जितनी भी घटना घटी थी, जो भी बातें हुई थी, पूरी बातें भवानी को पूरे विवरण के साथ बता दिया। भवानी यह सब सुनकर चौंक गई। इस पर भवानी ने कहा, एक काम कर सकते हैं आप, हमारे छोटे भाई होने के नाते। उन्होंने कहा, जी जरूर, आज्ञा करें। आप ना कालू राम को संदेशा दें कि मैडम उनसे मिलना चाहती हैं और वे जिस समय सर ऑफिस में रहें उसी समय आके मिल लें। यह कहकर आप चले जाएं। तो असिस्टेंट इंजीनियर फटाफट चला गया और कार्यालय में शेखर जी को भनक भी नहीं लाई कि से असिस्टेंट इंजीनियर उनके घर से होकर आया है और मैडम से सारी बातें कराया है। शेखर जी की जानकारी के बगैर असिस्टेंट इंजीनियर ने कालू राम को खबर किया कि मैडम उनको याद कर रही हैं और जरूर से अभी ही जाके मिल लें। यह बात कार्यालय के बड़ा बाबू को भी नहीं पता चला था। कालू राम अपने दो साथियों को लेकर, और जैसा कि वो हमेशा बंदूक लेकर घूमता है, बंदूक के साथ शेखर जी के घर पहुंचा। अपने साथियों को नीचे ही गाड़ी में बैठने दिया और अपनी पिस्तौल को लेकर, जिसे अपनी सुरक्षा को ले के लिए अपने साथ सदैव रखता है, शेखर जी के घर आ गया। तब तक इधर भवानी स्नान और पूजन करके नाश्ता कर चुकी थी और इसी इंतजार में थी कि कालू राम आएगा, और सचमुच कालू राम प्रकट हो गया। अभी भवानी ने अपने बाल भी नहीं बांधे थे। देखने से सचमुच दुर्गा का अवतार लग रही थी। कालू राम को देखते ही बोला, कालू राम जी, ये सब क्या हो रहा है? कालू राम सब समझ चुका था। वह तो एक बड़ा खिलाड़ी था। उसने कहा, मैडम, मैं आपको बात बताऊं, सर बेमतलब का इसमें पंगा ले रहे हैं। सर को मालूम नहीं है कि इस टेंडर को पास कराने में और काम कराने में, ऑर्डर लेने में, बिल को पास करने में, ऑर्डर का 90% पैसा ऊपर से नीचे तक बांटने में चला जाता है। मेरे हिस्से में सिर्फ 10% पैसा रह जाता है। तो आप क्या समझती हैं कि उस 10% पैसे में मैं इतना बढ़िया पुल बना कर दूंगा? कहाँ से दूंगा? मैं अपने घर से लगाऊंगा। तो इस पर भवानी ने कहा, तो आप ऐसा ऑर्डर ही क्यों लेते हैं? उन्होंने कहा, कालू राम ने, कि मैडम, मैं नहीं लूंगा, जो भी लेगा वो भी ऐसा ही करेगा। यहाँ का सिस्टम ही ऐसा हो गया है। सिस्टम ही इतना खराब हो गया है। जो भी लेगा, जिसको भी मिलेगा, वह ऐसा ही करता है। मैं नहीं तो कोई और सही, सब ऐसा ही करता है। तो इस सिस्टम को आप बदलने क्यों चले हैं? जो बदलने जाएगा, मैं नहीं छोड़ करूंगा तो दूसरा इसको ले लेगा। तो इसका उपाय क्या है? उसने कहा, कालू राम ने कहा, इसका उपाय आप मुझसे क्यों पूछती हैं? इसका उपाय जो बड़े बड़े अधिकारी, नेतागण, मंत्रीगण हैं, उनसे पूछें, हमसे क्या पूछते हैं? तो इस पर भवानी ने कहा, और कार्यालय का बड़ा बाबू। तो इस पर कालू राम ने कहा, आप क्या बड़ा बाबू को क्या समझते हैं? वह भी किसी नेता मंत्री का खास व्यक्ति है। वह यूं ही नहीं इस कार्यालय में बैठा हुआ है। हम भी उससे नहीं टकराते। वह मेरे साथ मिलकर चलता है, हम भी उससे मिलकर चलते हैं। तो इस पर भवानी ने पूछा कि
अगर कोई आपके रास्ते में आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो इस पर कालू राम ने कहा, आप भी समझती हैं। इसके बाद उस व्यक्ति को मुझे रास्ते से हटाना पड़ता है और व्यक्ति को हटाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं सदैव अपने साथ बंदूक गोली लेकर चलता हूँ। इसमें मुझे कोई भी हिचक नहीं है। तो भवानी ने पूछा, आपको करते हुए कोई डर नहीं लगता है? कालू राम ने कहा, जी नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता है। मैं अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने काम-काज की रक्षा के लिए किसी को भी उड़ा सकता हूँ और यह मेरे बाएँ हाथ का खेल है। इस पर भवानी ने कहा, आपका आदर्श एक ओर, हमारा भी आदर्श एक ओर। हम इस देश के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकते हैं, इस कार्यालय के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इस पुल पर गुजरने वाले लोग, कल को एक भी व्यक्ति इस पर गुजरेगा, हो सकता है आप और आपके परिवार के लोग ही गुजरे। उनके साथ कोई भी दुर्घटना घट जाए, यह हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। यदि आपका आदर्श है, तो हमारा भी आदर्श है, हम इसमें नहीं बदलेंगे। तो चूँकि आपको अपने काम की रक्षा करनी है, आपके परिवार की रक्षा करनी है, तो आपके काम और आपके परिवार की रक्षा के लिए आप अपना काम करें, हम भी देश की रक्षा के लिए अपना काम करते हैं। मैं हूँ, मेरे 3 बेटे हैं। अ, कमरे में जाकर तीनों बेटे को लेकर आ गईं और बोली कि आपको लोगों का मारना एक खेल है, लोगों को अपने रास्ते से हटाना आपके लिए खेल है। तो पहले मुझे और इन तीनों बच्चों को अभी अपनी बंदूक से उड़ा डालें और उसके बाद कार्यालय जाएँ और सर को भी अच्छे से उड़ा दें, ताकि हम में से पाँचों में से कोई भी व्यक्ति ना बचे, कोई किसी के लिए रोने वाला ना बचे। आपको तो पता ही है, सर के माता-पिता बचपन में ही गुज़र चुके थे, तो हमारे पीछे कोई नहीं रोने वाला बचेगा। आप निश्चिंत होकर हम चारों को उड़ाएँ और बाद में उनको भी उड़ा दें और उसके बाद जिनसे होगा अपना बिल पास करा लें। यह सुनकर कालूराम हतप्रभ हो गया। कालूराम ने बोला, बाप रे! ऐसा परिवार, ऐसा व्यक्तित्व हमने आज तक किसी को नहीं देखा था, जो अपने काम के प्रति इतना समर्पित है, जो देश के प्रति इतना समर्पित है। उसके भी आँखों से आँसू की धारा बहने के लिए, उसका भी दिल पिघल चुका था। आखिर वाल्मीकि भी इसी तरीके से बनते हैं। उसने कहा, मैडम, मैं आज से आपका भाई बनता हूँ और मैं शपथ लेता हूँ, इस पुल को मैं फिर से बना के दूँगा और अब तक जितना भी पुल बना है, उसमें सर्वोत्तम होगा। इस पुल पर होकर जाने वाले लोग सदैव याद पड़े करेंगे, यह कैसा पुल था, कितना सुंदर पुल था। मुझे चाहे जितना भी घाटा हो, इस पुल को ज़रूर बनवाऊँगा, अच्छे से बनवाऊँगा और स आपसे निवेदन करूँगा कि इसके उद्घाटन के समय आप भी ज़रूर आएँ, सर तो रहेंगे ही। उसने नियत समय के अंदर फिर से उस पुल को बनवा डाला। उसने सिर्फ यही एक निवेदन किया कि सर को कहें, इस काम को करने के लिए समय का एक्सटेंशन दे दें। उन शेखर जी ने समय का एक्सटेंशन दे दिया था। एक अच्छे तरीके से पुल बन गया, उसका उद्घाटन हुआ। इसके बाद कालूराम ने कहा, मैडम, आप जब तक इस क्षेत्र में रहेंगी, आपके ऊपर कोई आँख भी उठाकर नहीं देख सकता है। लेकिन साथ में मेरा यह भी निवेदन है कि आप इस क्षेत्र से सर को कहें, अपना ट्रांसफ़र करवा कर चले जाएँ। शेखर जी को फिर भवानी ने कहा, देखो भई, हमारे लिए सबसे दुश्मनी मोल लेना कोई अच्छी बात नहीं है। हमको अपना काम करना है, इनको अपना काम करने दो। हमारे बस में नहीं है पूरे सिस्टम को बदलना। इस पर शेखर जी ने कहा, ठीक ही कह रही हो। उन्होंने आवेदन देकर कार्यालय में अपनी पोस्टिंग उस विभाग के डिजाइनिंग सेक्शन में करवा लिया। डिजाइनिंग सेक्शन के बारे में यह प्रसिद्ध था कि किसी की भी पोस्टिंग पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में होती है, क्योंकि वहाँ खाने-पीने का कोई जुगाड़ नहीं था। शेखर जी ने तो माँग कर वहाँ अपनी पोस्टिंग कराई थी। सभी लोगों ने कहा, अरे इतनी अच्छी जगह पोस्टिंग हुई थी, कमाने की जगह, वहाँ से यहाँ क्यों आ गए? शेखर जी ने कहा,
इस बारे में मैं विशेष बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे यही जगह चाहिए, मुझे यही पसंद है, मुझे मेरा काम पसंद है। और इसके बाद शेखर जी अपनी पूरी नौकरी के दौरान पटना स्थित डिजाइनिंग कार्यालय में रहे। रिटायर होने के बाद उन्होंने बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताई। उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े अच्छे अच्छे पद पर काम करने लगे। हमारे इस प्रकार यह रेत का पुल बनते बनते टूट गया और उस रेत के पुल पर एक अच्छा सा पुल बन गया। लेकिन और कितने ही न जाने रेत के पुल बने, जिनके ऊपर आने जाने वाले कितने लोगों ने अपने प्राणों को खो दिया। इस प्रकार हमारी आज की यह रेत के का पुल की कहानी समाप्त हुई। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अपना आशीर्वाद और प्यार जरूर देंगे। नमस्कार।